नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं पंचेश्वर और बात करेंगे पंचेश्वर बांध परियोजना के बारे में। हम उत्तराखंड के चंपावत से लोहाघाट पहुंचे, लोहाघाट से किमतौली और किमतौली से पंचेश्वर जाने वाले रूट में हमें एक ऐसा स्थान दिखा जहां बैठकर आप वास्तव में प्रकृति की नैसर्गिक सौंदर्यता को आसानी से देख सकते हैं। ऊंचे विशाल पहाड़ इस स्थान के दुर्गम जीवन को स्पष्ट करते हैं। वहीं जगह जगह पर मौजूद मंदिर यहाँ की धार्मिक आस्था के प्रतीक सूचक है। आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अन्य पहाड़ों की अपेक्षा इन पहाड़ों में पेड़ों की संख्या काफ़ी कम है और इसी कारण यहाँ का तापमान उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस क्षेत्र में पहाड़ के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी गर्मी है। अभी हम पंचेश्वर क्षेत्र के उस मकान के समीप खड़े हैं जिस मकान के आगे लगभग रोड खत्म हो जाती है। ये खतरनाक वाली विडंबना है कि मैं अभी ट्रैक्टर में बैठा हूँ और हमें अभी आगे काफ़ी पैदल चलकर जाना है और उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि पंचेश्वर बांध परियोजना का कार्य कितना ज़्यादा प्रगति पर है। लग रहा है ये सारी मशीनें बांध बनेगा तब आई है। अभी 10 मिनट पैदल चलने के बाद हमें पता चला है एक टनल के बारे में और ये भी पता चला है कि इस टनल का निर्माण पंचेश्वर बांध परियोजना के तहत ही किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस टनल को थोड़े से नज़दीक से। जैसा कि हम पुराने ज़माने में देखते हैं कि राजा महाराजा कुछ भी बड़ा और ऐतिहासिक बनाते हैं तो वो उसके आसपास शिलालेख को जरूर चस्पा कर देते थे। तो उसी प्रकार की नीति हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इस टनल के ऊपर भी एक मॉडर्न शिलालेख को चस्पा किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, जिसमें ये बताया गया है कि ये कब खत्म होने वाला है और जिसमें ये भी बताया गया है कि इसका कंस्ट्रक्टर कौन है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस नदी के पास जिस नदी के आसपास के क्षेत्र में पंचेश्वर बांध परियोजना का कार्य प्रस्तावित है। अगर ये डैम बन जाता है तो इसकी ऊंचाई चीन के जिनपिंग फर्स्ट डैम से 10 मीटर ऊंची होगी। इसका मतलब ये है कि डैम की ऊंचाई लगभग 315 मीटर होगी। और आप देख सकते हैं जो सामने वाला पहाड़ है, हम कह सकते हैं कि डैम के बनने के बाद ये सामने वाला पहाड़ पूरी तरीके से डूब जाएगा। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है कि अभी मैं जिस स्थान में खड़ा हूँ वो स्थान भारत के उत्तराखंड में स्थित है और मेरे सामने नेपाल का एक बड़ा विशाल पहाड़ है। यानी कि जो बांध बनेगा वो इन दोनों पहाड़ों के बीच में बनेगा। पंचेश्वर डैम साइट को सबसे पहले 1956 में सेंटर वाटर एंड पावर कमीशन के द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया था। इसकी पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट सन 1971 में आई, जिसमें ये विचार किया गया था कि इस क्षेत्र में हाई कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम का निर्माण किया जाएगा।
इस बात को जिस क्षेत्र में निर्मित करने की योजना बनाई गई वो क्षेत्र हिमालय का इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ की स्थानीय जनता पहले से ही क्लाइमेट चेंज और मेल्टिंग ग्लेशियर से होने वाले दुष्प्रभावों के परिणामों को झेल रही है। किसी भी प्रोजेक्ट को पास करने से पहले उसकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपनी होती है। पंचेश्वर बांध परियोजना के साथ भी यही हुआ, लेकिन पंचेश्वर बांध परियोजना की इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट में गड़बड़ी ये है, वहाँ आंकड़ों के साथ बहुत ज़्यादा हेरफेर किया गया है। अब थोड़ा सा ये जान ले कि पंचेश्वर बांध परियोजना की इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट में वास्तव में गड़बड़ी क्या है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट ये भी बताती है कि पंचेश्वर का इलाका उतना ज़्यादा भूकंप संवेदनशील इलाका नहीं है। यहाँ केवल 1980 में 6.5 रिक्टर का भूकंप आया था, जबकि रियलिटी ये है कि पंचेश्वर के समीपी क्षेत्र लोहाघाट में 30 मई 1833 को 7.5 रिक्टर का भूकंप आया था और इससे ये सिद्ध होता है कि ये आसपास का पूरा इलाका भूकंप संवेदनशील इलाका है। इस इलाके का डिजास्टर पोटेंशियल एरिया भी बेहद ज़्यादा है, जिसे EIA की रिपोर्ट ने नज़रअंदाज किया है। डिजास्टर पोटेंशियल एरिया का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट बनने के बाद उस पर्टिकुलर इलाके में आपदाएं कितनी ज़्यादा आएंगी या कितनी कम। ऐसे तमाम तथ्य है जिससे ये सिद्ध होता है कि EIA ने अपनी रिपोर्ट बेहद जल्दीबाजी में बनाई है। रिपोर्ट्स बताती है कि इस प्रस्तावित डैम का निर्माण 11,700 हेक्टेयर में होना है। इसमें से 7,600 हेक्टेयर भारत का इलाका है, जबकि 4,000 हेक्टेयर नेपाल का। EIA ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में आने वाला कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट नहीं डूब रहा है, जो एक हद तक सही भी है। लेकिन यहाँ 770 मंदिर डूब रहे हैं जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में नहीं आते हैं। अगर ये डैम बनता है तो यहाँ 10,671 गीगावाट आवर पर ईयर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये है कि प्रति साल यहाँ एनर्जी का टर्नओवर लगभग 5,880 करोड़ होगा। यानी कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 40,000 करोड़ से बने इस प्रोजेक्ट की लागत मूल्य ही लगभग 7 साल बाद वसूल होगी। पंचेश्वर ट्रीटी 1996 में ये लिखा गया है कि अगर ये डैम बनता है और इससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, नेपाल की एनर्जी को भारत खरीदेगा। इसका मतलब ये है कि डैम के बनने के बाद भारत नेपाल से एक्सपेंसिव एनर्जी को खरीदेगा। नॉर्मली जब भी EIA की रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वो गवर्नमेंट की संस्था से इतर उसका काम NGO को सौंपा जाता है, लेकिन पंचेश्वर बांध परियोजना में हम देखते हैं कि EIA की रिपोर्ट को वेबकॉम नाम की गवर्नमेंट की संस्था ने ही तैयार किया है, जो कि सरासर गलत है। वैसे ही उत्तराखंड में शिक्षा का हाल बेहाल है। अगर डैम बनता है तो पिथौरागढ़ के 129, अल्मोड़ा के 23 और चंपावत के 27 प्राइमरी स्कूल डूबेंगे। अगर बात करी जाए सेकेंडरी स्कूलों की तो अल्मोड़ा के 12, पिथौरागढ़ के 60 और चंपावत के 22 सेकेंडरी स्कूल भी डूब क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की स्थानीय जनता का मानना है कि सरकार के लक्षणों को देखकर नहीं लगता कि ये डैम कभी बनने वाला, और ग्राउंड रिपोर्ट पर भी हम देखते हैं केवल पिछले कार्यों के अवशेष।